हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टैलेंटेड बॉय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे द कल्टीवेशन ऑफ मेज, मक्का की खेती के बारे में। देखिए, इसके बारे में यदि हम बात करें तो मक्का की खेती यानी कि जो मेज का साइंटिफिक नेम होता है वह होता है जिया मेज। क्या होता है? जिया मेज। इसकी फैमिली के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी जो फैमिली है वह है ग्रेमनी। ग्रेमनी इसका पुराना नाम है और नया नाम जो है वह इसका पोएसी है। क्या है? पोएसी। ठीक है। इट इज ए डिवाइन क्रॉप। इट इज ए डिवाइन क्रॉप। अब बोले डिवाइन क्रॉप का मतलब, डिवाइन क्रॉप क्या होता है? डिवाइन क्रॉप, यह डिवाइन क्रॉप यह क्यों है? यह डिवाइन क्रॉप क्यों है? तो देखिए, डिवाइन क्रॉप के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें जो है, अब डिवाइन क्रॉप को जानने से पहले इसे ये जाने कि इसका सीड, इसका जो टेस्ट वेट होता है वह कितना होता है। टेस्ट वेट जो होता है, टेस्ट वेट वह कितना होता है? तो इसका जो टेस्ट वेट होता है वह 200 से 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम होता है टेस्ट वेट। अब बोले टेस्ट वेट क्या होता है? तो टेस्ट वेट 1000 दानों का ग्राम टेस्ट वेट कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, 200 से 250 ग्राम होता है। अब आपको पता है कि जितने भी सीरियल्स होते हैं उनका किसी का भी जो है टेस्ट वेट 200 से 250 ग्राम से ज्यादा या 200 से 250 ग्राम तक नहीं होता है, बल्कि मक्का का 200 से 250 ग्राम होता है। ठीक है। गेहूं का आपका 40 ग्राम होता है और इसी प्रकार से सीरियल्स में सभी के अलग अलग टेस्ट वेट होते हैं, लेकिन इसका जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। बहुत ज्यादा टेस्ट वेट होता है क्योंकि इसके जो दाने होते हैं बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। तो इसके यदि 1000 दानों का जो वजन करते हैं, उसका जो वजन होता है वह 200 से लगभग 200 से 250 ग्राम तक होता है। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि ये, अब इसीलिए इसे डिवाइन क्रॉप कहा जाता है। डिवाइन क्रॉप या फिर मिरेकल क्रॉप यानी कि दैवीय फसल। दैवीय फसल जिसे हम हिंदी में कहते हैं दैवीय फसल कहा जाता है। अब देखिए, इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन प्रोटीन जो पाई जाती है वह इसमें जीन प्रोटीन पाई जाती है। और मक्का में पीला पीला जो कलर होता है, मक्का में जो पीला कलर होता है वह किसके कारण होता है? तो जियाजेंथिन, जियाजेंथिन या फिर क्रिप्टोजेंथिन, और क्रिप्टोजेंथिन के कारण पीला कलर होता है। ठीक है। अब यह जो है एक मिलेट्स क्रॉप है। कैसी? मिलेट क्रॉप है। अब बोले मिलेट किसे कहा जाता है? यदि हम बात करें कि मिलेट किसे कहा जाता है, तो मिलेट हम कह सकते हैं कि वह खाद्यान्न या वह सीरियल्स जो जिनके ग्रेन ओपन होते हैं और या फिर जिनके ग्रेन मोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको हम मिलेट्स कहते हैं। तो इसकी जो, इसको जो है मिलेट्स के रूप में गिना जाता है। ठीक है। प्रोटीन इसमें जो है जीन प्रोटीन पाई जाती है और प्रोटीन का जो प्रतिशत होता है वह लगभग 10% प्रोटीन पाई जाती है। येलोइंग कलर जो है इसमें जियाजेंथिन और क्रिप्टोजेंथिन के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद बात आती है, यह मोनोसियस प्लांट है। कैसा? मोनोसियस प्लांट। यह कैसा प्लांट है? मोनोसियस प्लांट है। अब देखिए, मोनोसियस प्लांट का मतलब क्या होता है? मोनोसियस प्लांट का मतलब होता है उभयलिंगाश्रयी, जिसे हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं उभयलिंगाश्रयी पौधा। उभयलिंगाश्रयी पौधा यानी कि वह पौधा जिसमें एक ही पौधे में दोनों पुष्प पाए जाते हों, यानी कि पुष्प के दोनों भाग पाए जाते हों, वह जो है आपका मोनोसियस प्लांट कहलाता है। तो इसका जैसे मान लिया कि ये एक मक्का का पौधा है, तो मक्का के पौधा में जो ऊपर ये इस प्रकार से कुछ रेशेस निकले हुए होते हैं, इसे हम कहते हैं ये होता है आपका मेल फ्लावर। कैसा होता है? ये होता है आपका मेल फ्लावर। और यहाँ पे जो कॉप बनती है, कॉप का मतलब होता है आपकी जो बाली बनती है, बाल बनती है। ठीक है। उसके ऊपर आपने देखा होगा ये कुछ इस प्रकार से रेशे निकले हुए होते हैं। यह होता है मक्के का फीमेल फ्लावर। कैसा? फीमेल फ्लावर। अब फीमेल फ्लावर को हम जो है टेक्निकली भाषा में सिल्क के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? सिल्क। और जो ऊपर वाला जो फ्लावर होता है जिसे हम मेल कहते हैं, इसे हम कहते हैं टेसल्स। कैसा? क्या? टेसल। टेसल। ऊपर वाला जो मेल फ्लावर होता है उसे हम टेक्निकली भाषा में टेसल के नाम से जानते हैं, और यदि जो नीचे वाला जो कॉब पर बना फ्लावर होता है
यानी कि जो इसमें ये रेसे निकले होते हैं उसे हम टेक्निकली भाषा में सिल्क के नाम से जानते हैं। अब यहीं पर एक बात आती है कि जो टेसल्स होता है, यहीं पर इसमें एक टर्मिनोलॉजी ये भी आती है कि डिटेसलिंग किस फसल से संबंधित है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि डिटेसलिंग किस फसल से संबंधित है, तो डिटेसलिंग जो है यह आपकी मक्का से संबंधित है। अब बोले डिटेसलिंग होती क्या है, तो डिटेसलिंग जो है वह एक मक्का में जो आपका टेसल्स फ्लावर होता है, टेसल्स यानी कि मेल फ्लावर, उसे रिमूव करने की क्रिया, यानी कि द टेसल्स रिमूविंग ऑफ द टेसल्स इज नोन एज ए डिटेसलिंग। ठीक है, तो जो टेसल्स को रिमूव करने की प्रक्रिया होती है या हटाने की प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं डिटेसलिंग की प्रक्रिया, या उसे हम डिटेसलिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, इसे जो है क्वीन ऑफ सीरियल भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल यानी कि खाद्यान्नों की रानी भी कहा जाता है। अब बोले खाद्यान्नों की रानी क्यों कहा जाता है? खाद्यान्नों की रानी इसीलिए कहा जाता है, हमने आपको बात पहले ही बता दी कि इसका टेस्ट वेट जो है यह आपका 200 से 250 ग्राम होता है, इसीलिए इसे क्वीन ऑफ सीरियल कहा जाता है और इसीलिए इसे जो है डिवाइन क्रॉप या फिर मिरेकल क्रॉप भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हम बात करें कि इसमें जो है जीन प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन जो है जो पाई जाती है वह लगभग 10% प्रोटीन मक्के में पाई जाती है। इसका पीला कलर जो है वह क्रिप्टोजैंथिन या जियाजैंथिन के कारण होता है। उसके बाद हम बात करें आगे, मक्का में 4% ऑयल पाया जाता है। कितना? 4% ऑयल पाया जाता है। 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कितना? 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 10% प्रोटीन, 10% प्रोटीन पाई जाती है। 10% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 10% प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद आपका 1.4% एस, 1.4% एस का मतलब होता है भस्म। भस्म जो है, एस को हम हिंदी में भस्म के नाम से जानते हैं। यह जो है यह मक्का में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख तत्व। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात। उसके बाद बात करें इसके क्लाइमेट की, यदि हम इसके क्लाइमेट के बारे में बात करें तो इसके क्लाइमेट के लिए हमें हॉट एंड वार्म वेदर की आवश्यकता होती है। कैसे? हॉट एंड वार्म वेदर की, हॉट एंड वार्म वेदर की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो है लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट, शॉर्ट नाइट, लॉन्ग डे यानी कि लंबे दिन और छोटी रातों की आवश्यकता होती है। लंबे दिन और छोटी रातों की आवश्यकता होती है। इरिगेशन की यदि हम बात करें, इरिगेशन की, तो इसमें जो इरिगेशन है वह आपकी लगभग 5 से 6 इरिगेशन करनी चाहिए। और जो है आपकी टेसल्स बनने से लेकर के सिल्किंग की अवस्था आ जाती है, टेसल से लेकर के मिल्किंग अवस्था जो होती है, यानी कि दाना दूधिया बनते समय जो है इसमें पानी देना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, तो उसके बाद यदि हम बात करें इसमें इसके ऑरिजिन की, यदि हम बात करें तो इसका जो ऑरिजिन है, इसका जो ऑरिजिन है मक्का का जो ऑरिजिन है मेज का, वह आपका सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका या फिर सेंट्रल अमेरिका या फिर मैक्सिको माना जाता है। क्या? मैक्सिको। और यही जो है अकॉर्डिंग टू बेबी लोब के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू बेबी लोब के अनुसार। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू बेबी लोब। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेबी लोब, उन्होंने बताया था कि सेंट्रल अमेरिका जो है यह या फिर मैक्सिको मक्का का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बात करें इंडिया में, मक्का की खेती 17वीं शताब्दी से की जा रही है। कब से? मक्का की खेती भारत में 17वीं शताब्दी से शुरू की गई। मक्का की खेती 17वीं शताब्दी से शुरू की गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसका जो उत्पादन होता है वह सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो इसके उत्पादन के बारे में यदि हम बात करें, प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रोडक्शन के बारे में यदि हम बात करें तो इसका जो है एरिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वह होता है यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। उसके बाद यदि हम बात करें मेजर ग्रोइंग कंट्रीज की, तो यूएसए, ब्राजील, यूएसए, ब्राजील, चाइना, मैक्सिको एंड इंडिया। चाइना, मैक्सिको
चाइना, मैक्सिको एंड इंडिया। यहाँ पर ये आपकी मेजर ग्रोइंग कंट्रीज हैं। और यदि हम बात करें इंडिया में यह कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है, इंडिया में कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है, इंडिया में सबसे ज्यादा यह जो है आपकी यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, यूपी यूपी बिहार, राजस्थान, एमपी में मक्का की खेती अच्छे एरिया और अच्छे उत्पादन के लिए जानी जाती है। यूपी, बिहार और राजस्थान में मक्का की खेती अच्छे उत्पादन के लिए मानी जाती है। ठीक है, ये बात होगी। अब यदि हम बात करें इसके आगे, देखिए मक्का का जो क्लासिफिकेशन है, मक्का का जो क्लासिफिकेशन है, मक्का को 7 अलग अलग सब स्पीसीजों में बांटा गया है। जैसे आपका पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, डेंट कॉर्न। अब देखिए यदि हम उसको बताएंगे तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा होगा और जो है देखने में भी थोड़ा आप लोगों को परेशानी होगी। तो इसलिए हम आपको, यदि आपको उसका क्लासिफिकेशन भी चाहिए तो हम आपको उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। यदि आपको क्लासिफिकेशन की जरूरत है, मक्के की क्लासिफिकेशन की जरूरत है, तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको उसकी अलग से वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन यदि हमने बताया तो जो है उसका वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो देखने में भी आप लोगों को थोड़ा ये लगेगा कि इतना बड़ा वीडियो है। ठीक है, तो बात करें आगे इसके एनुअल एनुअल रेनफॉल की। यदि हम बात करें एनुअल रेनफॉल जो है वह लगभग 50 से 70 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर की यदि हम बात करें, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की यदि हम बात करें तो टेम्परेचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है कितनी, 32 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। जर्मिनेशन होता है इसका 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जर्मिनेशन इसका 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसके लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें जो ग्रेन होता है, इसके ग्रेन यानी कि इसके जो है अनाज को क्या कहते हैं, इसके दाने को क्या कहते हैं, तो इसमें जो दाना होता है वह कैरियोप्सिस होता है। कैरियोप्सिस प्रकार का इसमें फल लगता है। इसमें जो फल किस प्रकार का होता है, कैरियोप्सिस प्रकार का फल होता है। और यहीं पर हम आपको बता दें कि जितने भी सीरियल्स होते हैं, जितने भी सीरियल्स या खाद्यान्न की फसलें हैं, उन सभी में आपका जो ग्रेन होगा वह कैरियोप्सिस प्रकार का ही पाया जाता है, यानी कि जो आपका फल है वह कैरियोप्सिस प्रकार का ही पाया जाता है। बात करें सॉइल की, तो सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए और सैंडी लोम टू सिल्टी लोम, सैंडी लोम टू सिल्टी लोम। सॉइल की यदि हम बात करें तो सॉइल जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी कि उचित जल निकास वाली होनी चाहिए। और जो उसका सैंडी लोम टू सिल्टी लोम, सैंडी लोम टू सिल्टी लोम मृदा की आवश्यकता होती है। ठीक है, मक्का के यदि बोटानिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में यदि हम बात करें, मक्का का जो बोटानिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में यदि हम बात करें, तो मक्का की जो पत्ती होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। किस प्रकार, इस प्रकार की पत्ती होती है। इसमें रुकना जरा, सही समझ में नहीं आ रहा है। मक्का की जो पत्ती होती है वह कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। ठीक है, इसमें बीच में ये जो बीच वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं, मिड रिब। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मिड रिब। और जो है ये वाला जो भाग होता है इसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड, इसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड, ब्लेड। ठीक है, इसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड। और ये वाला जो भाग होता है इसे हम कहते हैं लीफ सेथ, लीफ सेथ। और जहां पे जिस तने से, जैसे ये आपका है तना, तो जहां पर ये जुड़ी हुई होती है, जहां पर ये जुड़ी हुई होती है इसे हम कहते हैं, इस पूरे भाग को हम कहते हैं ऑरिकल। क्या कहते हैं, ऑरिकल। इसे हम कहते हैं ऑरिकल। ठीक है, इसे हम कहते हैं ऑरिकल। उसके बाद यदि हम बात करें इसके स्टेम की, तो इसका जो स्टेम होता है वह हॉलो, इसमें जो है सेमी सॉलिड होता है, सॉरी सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड इसका जो स्टेम होता है वह सेमी सॉलिड होता है। और इसमें इसके स्टेम में जो है पिथ भरा रहता है, पिथ। क्या, पिथ।
पिथ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मज्जा, बॉटनी में ये शब्द आता है पिथ। तो जो है इसका जो स्टेम होता है यानी कि जो तना होता है उसमें पिथ भरा होता है, सेमी सॉलिड होता है, कैसा, अर्ध ठोस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अर्ध ठोस, अर्ध ठोस। अब देखिए इसके बारे में यदि हम बात करें, जैसे अब बात आई है इसकी वैरायटीज की। उससे पहले यदि हम बता दें आपको रूट के बारे में, यदि हम इसके बता दें तो रूट जो है इसमें सेमिनल रूट भी पाई जाती है। रूट जो है आपकी इसमें सेमिनल रूट भी पाई जाती है, सेमिनल रूट भी पाई जाती है। ब्रेस रूट, ब्रेस रूट, ब्रेस या फिर ब्रेस रूट, या फिर इसी को ब्रेस को ही प्रॉप रूट या एरियल रूट भी कहते हैं। क्या, प्रॉप रूट या फिर एरियल रूट। देखिए एरियल रूट क्या होती है, हम आपको बता दें कि आपने देखा होगा जैसे ये मक्का का पौधा है, ठीक है, मक्का के पौधा में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे ये जमीन में ये गड़ा है तो इस प्रकार से जो है इसमें जो जड़ें निकलती हैं, ये जो है मक्का के पौधे को या तने को सहारा प्रदान करने के लिए निकलती हैं। तो इन्हीं को हम ब्रेस रूट या टॉप रूट, प्रॉप रूट या फिर एरियल रूट कहते हैं। एरियल रूट का मतलब यह है हवा में होती है, यानी कि हवा के माध्यम में होती है, इसीलिए इसे एरियल रूट भी कहा जाता है। या फिर सहायता देने वाली या फिर सहारा देने वाली जो रूट होती है इन्हीं को कहा जाता है ब्रेस रूट, प्रॉप रूट और एरियल रूट। अब हम बात करें इसकी वैरायटीज की। यदि हम बात करें इसकी वैरायटीज के बारे में तो इसकी जो वैरायटीज हैं, गंगा, गंगा 11, गंगा 11,2, ठीक है, गंगा 11,2, दक्कन 107, 109, डेक्कन 107, 109, 109, 107, 109, पूसा हाइब्रिड 1 एंड 2, पूसा हाइब्रिड 1,2। बात करें, ये तो हो गई आपकी हाइब्रिड की। अब बात करें कंपोजिट की, ये कंपोजिट वैरायटीज की बात करें। कंपोजिट वैरायटीज की यदि हम बात करें तो प्रभात, प्रताप, नवजात और श्वेता। प्रभात, प्रताप, श्वेता, क्या, श्वेता, ठीक है। सूर्या, नवीन, गौरव, सूर्या, नवीन, गौरव, सूर्या, नवीन, गौरव। ये इसकी वैरायटीज हो गई, इतनी आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। गंगा 11, गंगा 2, डेक्कन 107, 109, पूसा हाइब्रिड 1,2, प्रभात, प्रताप, श्वेता, सूर्या, नवीन, गौरव। और कंपोजिट वैरायटीज यही है आपकी, प्रभात, प्रताप, श्वेता, सूर्या, नवीन, गौरव, ठीक है। ये आपकी मक्का की वैरायटीज की बात हो गई। फील्ड प्रिपरेशन की यदि हम बात करें, फील्ड प्रिपरेशन की यदि हम बात करें, यानी कि खेत की तैयारी की यदि हम बात करें तो 1 से 2 डीप प्लाविंग करते हैं, डीप प्लाविंग करते हैं, 1 से 2 डीप प्लाविंग करते हैं, ठीक है। 1 से 2 हम डीप प्लाविंग करते हैं। उसके बाद 2 से 3 बाई कल्टीवेटर प्लाविंग करते हैं, 2 से 3 कल्टीवेटर प्लाविंग, कल्टीवेटर प्लाविंग प्लस पाटा लगा देते हैं, ठीक है। कल्टीवेटर प्लाविंग प्लस पाटा लगा देते हैं, क्या, पाटा लगा देते हैं। उसके बाद आता है आपका फील्ड प्रिपरेशन। उसके बाद सीड एंड सोइंग, सीड एंड सोइंग। देखिए खेत तैयार हो गया, अब हम क्या करेंगे, बुवाई करेंगे, सीड एंड सोइंग, सीड एंड सोइंग की बात करेंगे। तो इसके लिए हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट किया, किससे, सीड ट्रीटमेंट करने के लिए हम कार्बेंडाजिम @3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, कार्बेंडाजिम का प्रयोग करते हैं। किसका, कार्बेंडाजिम का प्रयोग करते हैं, कार्बेंडाजिम का प्रयोग करते हैं @3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। 1 किलोग्राम सीड के लिए 3 ग्राम कार्बेंडाजिम का
प्रयोग करेंगे, कार्बेंडाजिम का प्रयोग करेंगे, कार्बेंडाजिम का प्रयोग करेंगे एट द रेट 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। सोइंग टाइम की यदि हम बात करें, सोइंग टाइम की यदि हम बात करें तो देखिए यह खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। खरीफ, रबी और जायद, खरीफ, रबी और जायद तीनों मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। 15 जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, 15 जून से खरीफ में या 15 जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, 15 जून से फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। रबी की यदि हम बात करें तो रबी में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। और जायद की यदि हम बात करें तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मार्च, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ मार्च। अब बात आई कि ये फोर्टनाइट क्या होता है, कई लोगों को फोर्टनाइट के बारे में पता नहीं होगा, तो हम बता दें कि फोर्टनाइट को हम हिंदी में पखवाड़ा कहते हैं। और पखवाड़ा वह होता है जो महीने का, एक पखवाड़ा 15 दिन का होता है, एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। एक महीना 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का पहला पखवाड़ा या पहला फर्स्ट फोर्टनाइट कहा जाता है। और द्वितीय या सेकंड फोर्टनाइट की यदि हम बात करें तो वह 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो 15 दिन होते हैं उसे हम सेकंड पखवाड़ा या सेकंड फोर्टनाइट ऑफ मंथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात होगी सोइंग टाइम की। उसके बाद हम सीड रेट के बारे में यदि हम बात करें, सीड रेट, तो देखिए सभी मक्का में आपकी संकर प्रजातियां भी होती हैं और संकुल भी होती हैं, तो सभी की अलग अलग प्रजातियां की जो सीड रेट है वह इस प्रकार है। सीड रेट की यदि हम बात करें तो देखिए हाइब्रिड, ठीक है, कंपोजिट, हाइब्रिड, कंपोजिट। देखिए हाइब्रिड जो होती है उसकी जो सीड रेट होती है 20 से 25 किलोग्राम और कंपोजिट की होती है 18 से 20 किलोग्राम। तो 20 से 25 किलोग्राम जो है यह आपकी हाइब्रिड की होती है और 18 से 20 किलोग्राम आपकी कंपोजिट की होती है। कंपोजिट की 20 से, हाइब्रिड के लिए जो हम दूरी रखते हैं, स्पेसिंग, यहीं पर हम बात कर लें स्पेसिंग की, स्पेसिंग की यदि हम यहीं पर बात कर लें तो स्पेसिंग जो है हाइब्रिड के लिए हम रखते हैं, हाइब्रिड के लिए स्पेसिंग हम रखते हैं 20 गुणे 10 सेंटीमीटर की, 20 गुणे 10 सेंटीमीटर की, 20 गुणे 10 सेंटीमीटर, सॉरी, लाइन टू लाइन। देखिए लाइन टू लाइन जो है वह इसमें 60 है। और प्लांट टू प्लांट की जो दूरी है वह है इसकी 20 सेंटीमीटर। कितनी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई इसकी स्पेसिंग। अब यहीं पर हम बात कर लें कंपोजिट में क्या है दूरी इसकी, कंपोजिट की यदि, ये तो थी हाइब्रिड की, ये थी हाइब्रिड की, ठीक है। अब यदि हम बात करें कंपोजिट की तो कंपोजिट के लिए जो है 40 से 45 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन 40 से 45 सेंटीमीटर। और जो प्लांट टू प्लांट की दूरी है वह इसमें 20 सेंटीमीटर ही रखी जाती है, 20 सेंटीमीटर ही इसमें रखी जाती है। देखिए एक, यदि इस औसत से बोएंगे हम अपने 1 हेक्टेयर में तो लगभग 60 से 65 हजार पौधे, 1 हेक्टेयर में लगभग 60 से 65 हजार पौधे मक्के के हमें प्राप्त होते हैं। कितने? 60 से 65 हजार पौधे मक्के के हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, कितने? 60 से 65 हजार। उसके बाद यदि हम बात करें मेथड ऑफ सोइंग की तो इसमें जो पहला मेथड है वह नैरो फरो, सोइंग ऑन द फ्लैट बेड अर्थ, सोइंग ऑन द साइड रिज, सोइंग डेप्थ 5 सेंटीमीटर। मेथड ऑफ सोइंग, मेथड ऑफ सोइंग, मेथड ऑफ सोइंग। देखिए मेथड ऑफ सोइंग में जो आपका पहला मेथड है वह है आपका नैरो फरो, नैरो फरो, नैरो फरो विधि, नैरो फरो मेथड। इसमें आपका जो दूसरा मेथड है वह सोइंग ऑन द फ्लैट बेड देन अर्थिंग अप, फ्लैट बेड मेथड, फ्लैट बेड मेथड यानी कि समतल विधि, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं समतल विधि, समतल विधि।
उसके बाद नंबर तीसरा जो है, तीसरी है वह है आपकी साइड ऑफ रिज, साइड ऑफ रिज, साइड ऑफ रिज यानी कि मेड़ की किनारे, मेड़ की किनारे पर हम बुआई करते हैं। और इसकी जो सोइंग डेप्थ रखी जाती है, डेप्थ रखी जाती है यानी कि बीज को हमें कितनी गहराई पर बोना चाहिए, तो वह जो है वह इसकी 5 सेंटीमीटर रखी जाती है। कितनी? 5 सेंटीमीटर इसकी जो है सोइंग डेप्थ रखी जाती है। उसके बाद हम बात करें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर की। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में यदि हम बात करें, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में यदि हम बात करें, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में यदि हम बात करें तो एनपीके, देखिए एनपीके जो है यह इसमें 160 से 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस एंड 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। यह हो गया आपका हाइब्रिड का। किसका? हाइब्रिड का। अब हम बात करें कंपोजिट मीन्स संकुल के लिए, तो देखिए संकुल के लिए यदि हम बात करें तो संकुल में जो है वह 80 30 30 80 किलोग्राम, 30 किलोग्राम और 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। और यह जो है यह आपकी कंपोजिट के लिए है। किसके लिए? कंपोजिट मीन्स संकुल प्रजातियों के लिए। किसके लिए? संकुल प्रजातियों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करें इसके जो है प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में। किसके बारे में? प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में। देखिए प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में यदि हम बात करें तो प्लांट प्रोटेक्शन जो है वह आपका 3 चरणों में किया जाता है। पहला आता है आपका वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, उसके बाद डिजीज मैनेजमेंट एंड इंसेक्ट मैनेजमेंट। तो देखिए वीड मैनेजमेंट के बारे में यदि हम बात करें, पहला आता है वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट में जो है वह आपके जो हमने आपके धान की फसल में जो खरपतवार बताए थे वो सभी खरपतवार आपके मक्के की फसल में लगते हैं। जैसे आपका पहला आता है एकाइनोक्लोआ क्रसगैली, एकाइनोक्लोआ क्रसगैली, एकाइनोक्लोआ क्रसगैली, एकाइनोक्लोआ कॉलोनम, एकाइनोक्लोआ कॉलोनम, साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस एंड साइनोडन डक्टाइलन, साइनोडन डक्टाइलन, साइनोडन डक्टाइलन। ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। अब इसके चाहो तो हम आपको हिंदी नाम भी बता दें। देखिए सोलेनम नाइग्रम को मकोई के नाम से जानते हैं, और साइनोडन डक्टाइलन जो है वह आपका धूप घास है, और साइप्रोटेंडस जो है वह आपका मोथा है। कोलोना जो है आपका धान की फसल में लगने वाला प्रमुख खरपतवार है, जिसे हम सावा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सावा के नाम से। ठीक है। अब इसकी रोकथाम के लिए या इसके प्रबंध या मैनेजमेंट के लिए हम क्या करें? इसमें पहले तो आप मैकेनिकल मेथड अपनाइए। मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं? मैकेनिकल मेथड में यानी कि जैसे हम हिंदी में यांत्रिक विधि कहते हैं, तो मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं? 1 से 2 हैंड वीडिंग कर देते हैं। हैंड वीडिंग, हैंड वीडिंग मीन्स निकाई गुड़ाई। तो देखिए हैंड वीडिंग करते हैं, पहली हैंड वीडिंग, 2 वीडिंग करते हैं, 2 हैंड वीडिंग कर देते हैं। तो जो पहली हम करते हैं वह करते हैं 20 से 25 दिन पर। कब? 20 से 25 डेज आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 20 से 25 दिन बाद। और जो आपकी दूसरी करते हैं वह करते हैं, सेकंड करते हैं वह करते हैं 40 से 45 डेज आफ्टर सोइंग, DAS, डेज आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 40 से 45 दिन बाद हम करते हैं। तो ये हो गया। अब यदि हम बात करें केमिकल मेथड, इसका क्या होगा? केमिकल मेथड के बारे में यदि हम बात करें तो केमिकल मेथड में आता है आपका सिमेजीन या एट्राजीन। क्या? सिमेजीन, सिमेजीन या फिर एट्राजीन, सिमेजीन या फिर एट्राजीन का प्रयोग कर देते हैं। तो जो है हमारे खेत में खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। ये बात हो गई आपकी प्लांट प्रोटेक्शन वीड मैनेजमेंट की। अब बात करें डिजीज मैनेजमेंट की। डिजीज मैनेजमेंट के बारे में यदि हम बात करें, डिजीज मैनेजमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें जो आता है आपका डिजीज में जो आपका पहला डिजीज आता है वह आता है आपका स्टेम रॉट। क्या? स्टेम रॉट यानी कि तना सड़न, स्टेम रॉट, तना सड़न।
इसमें इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, 10 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव करते हैं। 10 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव करते हैं। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव करते हैं 10 ग्राम। दूसरा आता है आपका डाउनी मिल्ड्यू। क्या? डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू के लिए यह एक फंगस के द्वारा लगने वाला रोग है। किसके द्वारा? फंगस के द्वारा लगने वाला रोग है। और इसके नियंत्रण के लिए हम क्या करते हैं, जिन्हें 25% सॉल्यूशन बनाकर हम दे देते हैं। किसका? जिनेब का। जिनेब 25% सॉल्यूशन बनाकर हम छिड़काव कर देते हैं। कितना? 25%। उसके बाद नंबर 3 आता है आपका, सीडलिंग ब्लाइट। सीडलिंग ब्लाइट जो आता है वह आपका, यानी कि सीडलिंग ब्लाइट जो आता है यह भी एक फफूंदी द्वारा लगने वाला रोग है। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो फंगस होती है उसका नाम होता है राइजोक्टोनिया। तो सीडलिंग यह एक फंगस के द्वारा लगने वाला रोग है और इसका जो कवक का नाम होता है वह होता है राइजोक्टोनिया स्पीसीज। ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? सीड रोकथाम के लिए हम सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, बीज उपचार कर देते हैं। तो जो है आपका मक्का के खेत में यह रोगों से कुछ हानि होने से बच जाती है। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें इसके इंसेक्ट मैनेजमेंट या इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की, तो देखिए जो मक्का के खेत में जो आपके कीट लगते हैं उनकी हम बात करें, इंसेक्ट की यदि हम बात करें तो पहला आपका लगता है स्टेम बोरर। क्या? स्टेम बोरर जो है यह आपका लार्वा, इसकी जो लार्वा अवस्था होती है, कौन सी अवस्था? लार्वा अवस्था, वह हमारी फसल को हानि पहुंचाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंडोसल्फान 35 ईसी इंडोसल्फान 35 ईसी का छिड़काव करते हैं। इंडोसल्फान 35 ईसी का छिड़काव करते हैं। उसके बाद नंबर दूसरा जो आता है वह आता है आपका लीफ रोलर। इसको हम हिंदी में कहते हैं पत्ती लपेटक। क्या? पत्ती लपेटक। इसके लिए भी जो है इंडोसल्फान 35 ईसी का प्रयोग ही करते हैं। उसके बाद नंबर 3 आता है आपका, वह है आपका हॉपर यानी कि टिड्डा। हॉपर को हम हिंदी में टिड्डा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 5% डस्ट का प्रयोग करते हैं। मेलाथियान 5% डस्ट का प्रयोग करते हैं। मेलाथियान 5% डस्ट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है आपका व्हाइट ग्रब। नंबर 4 आपका आता है व्हाइट ग्रब। तो व्हाइट ग्रब के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि व्हाइट ग्रब को हिंदी में सफेद गिडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफेद गिडार। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल के लिए फोरेट का छिड़काव करते हैं। फोरेट का छिड़काव जमीन में छिड़काव कर देते हैं। तो उसमें जो है हमारे मक्का के खेत में फसल कीटों के व्हाइट ग्रब से बच जाती है। व्हाइट ग्रब हमारी फसलों को क्षति नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है। उसके बाद बात आती है इसकी उपज हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग के बारे में यदि हम बात करें तो जो है इसमें यील्ड जो हमें मिलती है, यील्ड में देखिए हाइब्रिड की यील्ड यानी कि उपज और कंपोजिट की अलग होती है और हाइब्रिड की अलग होती है। ठीक है। हार्वेस्टिंग हम बाली को जो है पीली होने तक बाली को काट लेते हैं। बाली को हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। बाली जब पीली हो जाती है, यानी कि बाली को इंग्लिश में कहते हैं कॉब जब हमारी पीली हो जाती है तो हम जो है इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। इसकी हाइब्रिड यील्ड जो है वह 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। 50 से 60 किलोग्राम हाइब्रिड की उपज होती है।
और कंपोजिट की 45 से 50 होती है, 45 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर, 50 केजी प्रति हेक्टेयर यील्ड जो है वह आपकी कंपोजिट की होती है। देखिए सेलिंग, इसमें सेलिंग परसेंट कितना होता है, तो सेलिंग परसेंट इसमें 60 से 65% होता है। कितना? 60 से 65% होता है, 60 से 65% होता है इसमें सेलिंग परसेंट। तो ये थी आपकी मक्का की खेती की संपूर्ण जानकारी। अब हम आपके लिए अगली नई क्रॉप लेकर आएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंडों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, देखिए आप लोगों को इस चीज के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए कहाँ कहाँ शेयर करना पड़ेगा। देखिए लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर दें, ताकि हमें थोड़ा सा लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा उत्साह मिलता है। ठीक है, तो वीडियो बनाने की जल्दी से आदत रहती है। तो इस खेती, ये खेती यदि आपको कल्टीवेशन ऑफ मेज अच्छा लगा हो या इसके बारे में यदि आप कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और जिसकी भी इसके बारे में यदि कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उसका अलग से आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, और अगली जो आपकी क्रॉप होगी वह यदि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो हम आपको जल्दी से उसका वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और जो है नहीं तो हम अपने हिसाब से तो आपको वीडियो प्रोवाइड कराते ही रहेंगे। ठीक है, तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।